दोस्तों यूं तो देश भर में श्रद्धा वॉकर की मर्डर मिस्ट्री को लेकर खलबली मची हुई है। किसी ने अपनी बीवी के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखे तो किसी ने अपनी पत्नी को तंदूर में झोंक डाला। ऐसी ही एक और वारदात 2013 में हुई थी, लेकिन वो कांड इतना वीभत्स, इतना दर्दनाक था कि जब लोगों को इसका पता चला तो वो खौफ के मारे सहम गए। उनका इस बात पर, इस हत्या पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा था, किंतु ये सच था कि एक 70 साल के शख्स ने इसी दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया था। दोस्तों क्या थी ये पूरी घटना, ये जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक अभी ही कर देना, क्योंकि आगे आप इस वारदात की कड़ियों में कहीं खो जाने वाले हैं। दोस्तों ये बात है जून 2013 की। भीषण गर्मी का आलम, जब राहुल परीदा नाम का एक शख्स अपनी मां उषा श्री को फोन करता है। ये सिर्फ जून 2013 की ही बात नहीं थी। राहुल अपनी मां को अक्सर फोन किया करता था, क्योंकि राहुल अपनी मां से काफी दूर रहता था। वो अमेरिका में एक डॉक्टर के पद पर कार्यरत था। वहीं राहुल की बहन दुबई में एक टीचर थी। मतलब कि दोनों ही बच्चे अपनी मां से काफी दूर रहते थे। राहुल के पिता सोमनाथ परीदा एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जो कि अपनी बीवी के साथ उड़ीसा के भुवनेश्वर में रहते थे। सोमनाथ परीदा और उषा श्री की शादी साल 1971 में हुई थी और इनके 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। उस दिन राहुल ने जब अपनी मां को फोन किया तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। राहुल बात को नजरअंदाज कर देता है और करीब 3 दिन के बाद फिर से अपनी मां को कॉल करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। कुछ दिनों बाद फिर से कॉल किया, लेकिन अभी भी फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। राहुल को ये करते करते करीब 20 दिन हो गए थे, मां का फोन बंद था। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगती है तो वो अपने पिता को कॉल करके पूछता है कि पापा, मां को मैं कई दिनों से फोन कर रहा हूं, लेकिन उनका मोबाइल बंद है, आप जरा बात कराना मां से। राहुल के इतना कहने पर उसके पिता सोमनाथ परीदा कहते हैं कि तुम्हारी मां तो दुबई गई है अपनी बेटी के पास। राहुल ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ही कम बात किया करता था। उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। राहुल तो कभी कभी अपने फादर से बात कर ही लिया करता था, लेकिन उसकी बहन अपने पापा से कभी भी बात नहीं करती थी। वो सिर्फ माँ को ही कॉल किया करती थी। पिता की ये बात सुनकर वो फोन रखता है और अपनी बहन को दुबई कॉल करके माँ से बात कराने को कहता है और उनका हालचाल पूछता है। बहन चौंके हुए अल्फाजों से कहती है, माँ से बात? माँ तो यहाँ नहीं है, मैं भी कुछ दिनों से कॉल कर रही हूँ, लेकिन उनका मोबाइल बंद है। ये सुनकर राहुल को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो तुरंत अपने मामा को कॉल करके सारी बात बताता है। मामा वहीं भुवनेश्वर में ही रहते थे। वो तुरंत भुवनेश्वर के नया पल्ली इलाके में सोमनाथ परीदा के घर पहुंचकर गेट खटखटाते हैं। सोमनाथ परीदा गेट की खिड़की पर से बात कर राहुल के मामा से वही दुबई वाली बात दोहराते हैं। उसके मामा गेट खोलने को कहते हैं, लेकिन सोमनाथ जी दरवाजा नहीं खोलते। ये बात उनके लिए बहुत ज्यादा अजीब नहीं थी, क्योंकि सोमनाथ परीदा बड़े ही स्ट्रिक्ट व्यक्ति थे। जाहिर सी बात थी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, भले ही वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनके नियम बड़े ही सख्त थे। सुबह 3 बजे उठ जाना और शाम 6 बजे सो जाना, टाइम पर क्लिनिक जाना वगैरह वगैरह। वो पेशे से एक डॉक्टर थे, साथ ही वो WHO के साथ कंसल्टेंट के रूप में भी कार्य कर चुके थे, लेकिन बावजूद इसके उनका स्वभाव बड़ा ही रूखा था। न किसी से बात करना, न किसी के साथ वक्त बिताना। छोटी छोटी बातों पर उनका विवाद होना उस मोहल्ले की बड़ी ही आम बात थी। लोग उनके घर के आसपास भी नहीं भटकते थे। अगर उनके घर के बाहर कोई अपनी गाड़ी खड़ी कर दे या पास के मंदिर से घंटियों की आवाज सुनाई दे तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता था, जिस वजह से मोहल्ले के लोग उनसे बहुत ज्यादा कट के रहते थे। उनके इसी रूखे नेचर को लेकर राहुल के मामा को लगता है कि ये गेट नहीं खोल रहे तो कोई बात नहीं। इसके बाद वो राहुल को कॉल करते हैं और सारी बात बताते हैं। चूंकि राहुल को अपने माता पिता के बीच के झगड़े और रोज रोज के कलेश के बारे में पहले से ही जानकारी थी, तो राहुल अपने मामा से पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। उसके मामा तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात पुलिस को बताते हैं और कुछ पुलिस वालों सहित वापस आकर सोमनाथ के उस 2 मंजिला मकान का गेट खटखटाते हैं। बात 23 जून 2013 की थी। सोमनाथ वही खिड़की से बातचीत करने लगते हैं। पुलिस अंदर आने की कोशिश करती है और कई बार गेट खोलने को भी कहती है, लेकिन 70 साल के सोमनाथ परीदा गेट नहीं खोलते। मजबूरन पुलिस को दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है और दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर दाखिल होते हैं। सोमनाथ से पूछताछ शुरू हो जाती है। पूछताछ में वो उषा श्री यानी अपनी पत्नी के बारे में बताते हैं कि वो 3 जून को दुबई चली गई थी अपनी बेटी के पास। इधर पूछताछ चल रही थी और उधर कुछ पुलिस वाले
तलाशी कर रहे थे घर की। तलाशी के दौरान उन्हें 2 बड़े बड़े बैग मिलते हैं। दरअसल वो मिलिट्री वाले ट्रंक बैग थे, काफ़ी बड़े बड़े से होते हैं वो। पुलिस वालों ने जब उसे खोला तो उसमें बहुत सारे टिफ़िन बॉक्स रखे थे। ये वही टिफ़िन बॉक्स थे जो अमूमन हम ऑफिस वगैरह में खाना ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुलिस को एक वक्त के लिए लगा कि शायद ये टिफ़िन सेंटर का काम करते हैं, तो इतने सारे टिफ़िन बॉक्स हैं। वो करीब 22 टिफ़िन थे, 11 एक बैग में रखे थे और 11 दूसरे बैग में। लेकिन जब पुलिस इनका रहन सहन देखती है तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं होता कि ये लंच डिलीवरी का काम करते होंगे। सारे टिफ़िन भरे हुए थे। पुलिस एक टिफ़िन का ढक्कन खोलती है। जैसे ही टिफ़िन बॉक्स का ढक्कन खुला दोस्तों, पुलिस वालों की रूह कांप गई। पुलिस वाले सकते में पड़ गए। उनकी हैरानी की कोई सीमा न थी। एक एक करके सभी टिफ़िन को खोला जाता है। दोस्तों 22 के 22 टिफ़िन बॉक्स में इंसानी जिस्म के 6-6 इंच के टुकड़े भरे थे। इन टुकड़ों में किसी केमिकल का छिड़काव भी किया गया था ताकि इनमें से बदबू न आए। सोमनाथ परीदा कुछ कुछ घबराए से लग रहे थे। अगली पूछताछ में सोमनाथ परीदा ने जो पुलिस को बताया, उससे वहां खड़े सभी लोगों के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने बताया कि इन टिफ़िन के डिब्बों में भरे टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि उषा श्री के ही हैं। ये सुनकर सब सहम जाते हैं, क्योंकि इस घटना से सोमनाथ के हिंसक दिमाग का अंदाजा लगा पाना बड़ा ही आसान था। उस शख्स ने अपनी बीवी के 300 टुकड़े कर उसे टिफ़िन के डिब्बों में भर के रखा था। इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंका देने वाला था। दोस्तों टुकड़ों में शरीर का सिर अभी भी गायब था। पुलिस सोमनाथ से उस लाश के सर के बारे में पूछती है तो सोमनाथ परीदा पास रखे एक टेबल की ओर इशारा करते हैं, जहां उस 68 साल की महिला का धड़ से अलग हुआ सर एक टेबल पर रखा था, जो कि कुछ कुछ खराब भी हो चुका था। उस कटे हुए सर की चमड़ी सड़ने लगी थी, क्योंकि इस वारदात को अंजाम 3 जून को दिया गया था और ये समय था 23 जून, मतलब वही कोई 20 दिन हो चुके थे। लाश का सड़ना तो बिल्कुल लाजमी था। सोमनाथ बताते हैं कि वो रोज रात इस कटे हुए सर से बातें किया करते हैं। वो बताते हैं कि उनकी पत्नी ने कहा है कि वो उसके पूरे शरीर की समाधि शिरडी में बनवाएं, और डॉक्टर साहब यानी कि अपराधी सोमनाथ परीदा इसी काम की तैयारी में लगे थे। लेकिन पुलिस उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। वो तो बस उसके बेबाक बयान सुने जा रही थी। वो अपने बयान में बताते हैं कि उनकी पत्नी ने 3 जून की शाम को सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी, और उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी लाश की समाधि बनाने के लिए शिरडी ले जाना था। हालांकि इनका असली बयान बाद में सामने आया, जो कि और भी हैरान कर देने वाला था। पीएम रिपोर्ट और सारी जांचों में सामने आ चुका था कि मौत सिर पटकने की वजह से नहीं, बल्कि किसी भारी चीज से सर में टक्कर लगने से हुई थी। पुलिस के मुताबिक वो बताते हैं कि 3 जून 2013 को वो घर आए, चाय पी, और किसी बात को लेकर उनका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ, और इसके बाद उन्होंने अपनी बीवी के सिर पर स्टील की मशाल से हमला कर दिया और उसकी वहीं मौके पर मौत हो गई। इसके बाद 70 वर्षीय सोमनाथ परीदा ने लाश को बाथरूम में रख इतने छोटे छोटे टुकड़े किए कि वो टिफ़िन के डिब्बों में पैक हो सकें। लाश के टुकड़े करने के लिए चाकू, हथौड़ा, इलेक्ट्रिक कटर जैसे धारदार हथियार शामिल थे। ताज्जुब की बात तो ये थी कि इतनी बीभत्स घटना को अंजाम देने के बाद भी सोमनाथ परीदा अपनी लाइफ को बड़े ही नॉर्मल तरीके से जी रहे थे। उनके दिन भर के सारे रूटीन बराबर टाइम टू टाइम चल रहे थे। जिस घर में बीवी के 300 टुकड़े टिफ़िन में बंद रखे हैं, जिन्हें काटने में उसे कई दिन लगे हैं, बावजूद इसके डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसी घर में रहना, खाना पीना और आराम से सो जाना बड़ा ही निर्दयी सा व्यक्ति प्रतीत होता है। साथ ही उन्होंने कुछ दिनों बाद अपना जन्मदिन भी बड़ी ही धूमधाम से अपने क्लिनिक में मनाया था। ये करना शायद किसी साधारण व्यक्ति के लिए तो संभव बिल्कुल नहीं है। दोस्तों इस हत्याकांड में एक और भी थ्योरी सामने आती है। पता चलता है कि सोमनाथ परीदा किसी अन्य महिला के संपर्क में थे, जिसके चलते उनका उनकी पत्नी से आए दिन झगड़ा होता रहता था। इसी चिड़चिड़ से ये झगड़े बढ़ते गए और इतनी दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा उषा श्री को। इसके बाद सारी कानूनी कार्रवाई हुई और सोमनाथ परीदा को भुवनेश्वर जेल में बंद कर दिया जाता है। इस तरह एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे पहुंचता है, जो कि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल था। दोस्तों आपका क्या कहना है इस पूरी घटना के बारे में, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। धन्यवाद।